कक्षा 4 हिंदी पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वह सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वह सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वह आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। बच्चों, ये जो 9वां पाठ है उसका शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। किससे आज़ादी? हमारा देश 1947 यानी 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, और उन अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए एक व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और वो थे हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का साबरमती में आश्रम था। गुजरात में अहमदाबाद नाम का एक शहर है, उस अहमदाबाद में ही गांधी जी का आश्रम था, और उस आश्रम का नाम था साबरमती। अभी भी वो आश्रम वहाँ पर है, और रेलवे स्टेशन भी, उसका नाम भी साबरमती है। तो धनी नाम का एक बच्चा रहता था अपने माता पिता के साथ वहाँ पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। और आश्रम की विशेषता क्या थी कि वहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे और उस आश्रम में रहते थे और योजना बनाते थे कि हमारे को किस तरह से देश को आज़ाद कराना है। ऊपर से एक बार फिर से देखते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, जैसा मैंने बताया था कि उसमें देश को आज़ाद कराने की योजनाएं बनती थी। और पर धनी बिल्कुल बच्चा सा था, तो सभी उसको कोई ऐसी बातचीत में, योजना में शामिल नहीं करते थे। पर वो सोचता रहता था कि मेरे को तो छोटा मान रहे हैं, पर मैं छोटा या बुद्धू, बुद्धू का मतलब होता है ना समझ, ऐसे मूर्ख, ऐसे ना समझ कह सकते हैं, ना समझ, मेरे को ये समझना है लेकिन मैं हूँ नहीं। धनी मन में ये सोच रहा था। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि वहाँ पर लोग आते थे और ये योजनाएं बनाते थे। इसके अलावा वो और क्या करते थे, लास्ट की लाइन हम देखें, जब वह आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुना करते थे जो लोग आते थे बाहर से। वो आगे देखिए, साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। साबरमती आश्रम में जो लोग आते थे, ऊपर तो हमने 3-4 काम देखे थे। एक तो खादी का सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। इसके अलावा भी उनको और भी कई काम करने होते थे जो कि उनके रेगुलर काम थे, जैसे कि खाना बनाना, पकाना ही पड़ता है खाना, ना तो बर्तन धोने ही पड़ते हैं जो सब लोगों को ये करने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं, कुएं से पानी भी लाना होता है, और इसके अलावा वहाँ पर गाय और बकरियाँ भी पाली हुई थी तो उनकी देखभाल भी करनी होती थी और उनका दूध भी दूना होता था। इसके अलावा वहाँ आश्रम में सब्जी भी उगाई जाती थी। तो ये सब काम ना गांधी जी अकेले करते थे और ना कोई एक आदमी करता था, बल्कि सब लोगों ने काम बांट रखे थे। बिन्नी जो था उसको एक काम दिया हुआ था कि आश्रम की एक बकरी थी जिसका नाम था धनी, उसकी देखभाल करना था। और बिन्नी उसको बहुत पसंद आती थी। धनी को बिन्नी बहुत पसंद आती थी। बिन्नी उसकी दोस्त भी थी क्योंकि वो उससे बातें भी करता रहता था। वैसे बकरी क्या तो बातें करती, लेकिन बच्चा था, उसके लिए एक अच्छा सा ये टाइम पास का साधन था। आगे क्या हुआ देखिए। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वह सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। जो धनी था उसको कोई योजनाओं में शामिल ही नहीं करता था और ना उसकी कोई बात सुनता नहीं था क्योंकि वो बच्चा था, तो उसको सब बच्चा ही कंसिडर करते थे। तो उसको लगा कि मैं किससे मेरी बात कहूँ, तो उसको उसकी जो दोस्त थी बिन्नी यानी बकरी जो थी, उसी से ये बात करना अच्छा लगा। तो उसने अपने मन की बात बिन्नी को बताई कि यहाँ कोई योजना तो बन रही है लेकिन अपने को ये बता नहीं रहे, पर मैं समझता हूँ कि योजना कोई ना कोई बन रही है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, ऐसे ही सिर हिला लिया होगा। तो धनी को लगा कि बिन्नी मेरी बात में हाँ कर रही है।
जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। बिन्नी ने ऐसा किया जैसे उसकी बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई की तरफ चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। धनी को भूख लगी थी तो वो खाना खाने चला गया बिन्नी को लेकर के उसकी माँ के पास। और माँ क्या कर रही थी, रसोई में चूल्हे पर खाना बना रही थी और कमरे में पूरा धुआं भरा हुआ था। आते ही वो क्या बोला, देखिए, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। किसने? धनी ने। धनी ने अपनी माँ से पूछा। धुआं था तो माँ भी खांसते हुए बोली, वह सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो वापस धनी ने सवाल किया, यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? बोले, यात्रा कर रहे हैं। तो किस जगह की यात्रा कर रहे हैं? कौन सी जगह पर वो जा रहे हैं? तो उसकी माँ ने वापस जवाब दिया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले तुम खाना पकाने दो। उसकी माँ बोली कि मेरे को ज़्यादा सवाल पूछो मत, क्योंकि वैसे ही माँ परेशान हो गई थी धुएं से। बोली कि मेरे को सवाल आप ज़्यादा मत पूछो, वो कहीं समुद्र के पास यात्रा पर जा रहे हैं, मेरे को पहले खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा चाचा एक किसी आदमी का नाम है जो वहाँ पर आलू खोद रहा था, क्योंकि सब्जियां भी वहाँ पर उगाई जाती थी, आपको पहले जैसे बताया। तो उन सब्जी की क्यारियों की तरफ गया धनी, तो उसने वहाँ पर बिंदा चाचा को देखा। बिंदा चाचा क्या कर रहा था? वो आलू खोद रहे थे। तो उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और मम्मी से जो उसको एक बात पता चली थी उसी को आगे जोड़ते हुए बिंदा चाचा को पूछा कि क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तो बिंदा काका ने मना कर दिया कि नहीं, मैं यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ। और धनी ने आगे भी सवाल पूछ लिया कि बताओ कौन कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिज्ञासा बहुत उसको ज़्यादा थी। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी और बिंदा चाचा तो बात कर रहे थे, लेकिन बकरी अपने काम में लगी हुई थी, वो जो पालक था उसको खा रही थी। तो बिंदा चाचा ने कहा कि सारे काम छोड़ करके पहले बकरी को ढंग से बांधो ताकि ये मेरा पालक खाना बंद करे। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वह नमक बनाएंगे। अब बिंदा चाचा ने धनी को पूरी बातें बताना शुरू किया जब उसने बकरी को बांध दिया तब, कि ये कहाँ जाएंगे, ये गुजरात के समुद्र तट पर जाएंगे। समुद्र गुजरात है, उस समुद्र तट पर बसा हुआ है। आपको पता होगा गुजरात के मैप में थोड़ा सा ऐसा मैं करके बता देता हूँ। ये इधर वाला, ये यहाँ पर गुजरात है। ये जो इधर वाला जो पार्ट है मैं लेफ्ट की तरफ बना रहा हूँ, ये अरब सागर है। और इस अरब सागर समुद्र के किनारे पर एक जगह का नाम है दांडी। वो अहमदाबाद से काफ़ी दूर है। तो 1 महीने तक गांधी जी वहाँ से चलेंगे और चल कर के उस दांडी नामक जगह पर पहुंचेंगे। अहमदाबाद से चलेंगे पैदल और कहाँ जाएंगे, वो दांडी जाएंगे और वहाँ पर पहुंचकर वो नमक बनाएंगे। अब आप सोचेंगे कि नमक बनाने से क्या हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि नमक केवल अंग्रेज ही बना सकते थे उस समय आज़ादी से पहले, और हमारे जो इंडियंस थे उनको नमक बनाने पर दंड मिलता था, यानी उनको नमक बनाने की छूट नहीं थी। तो धनी चौंक उठा, नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। उसको भी जिज्ञासा हुई कि नमक बनाने से क्या हो जाएगा। नमक बनाने के लिए इतनी पैदल यात्रा करेंगे और फिर नमक बनाएंगे, नमक तो यहाँ से भी खरीदा जा सकता है। तो बिंदा चाचा ने बताया, हाँ मुझे मालूम है। बिंदा बोला कि हाँ मेरे को मालूम है, नमक तो यहाँ दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें समझाए वे, पर महात्मा जी की एक योजना है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि वे किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। बिंदा चाचा ने समझाया कि बेटे वो जो ये कर रहे हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है, ऐसे ही गांधी जी नहीं करते। तुम्हारे को पता है जैसे कि नमक को हम मार्केट से खरीद सकते हैं, बाजार से खरीद सकते हैं, तो गांधी जी को भी पता है। लेकिन जब भी गांधी जी कोई ना कोई स्टेप उठाते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, यात्रा निकाल रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं।
धनी इस बात को समझ रहा था जिससे कि उसके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पूरी अपनी बात उसने क्लियर कर दी। धनी ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ गांधी जी कोई भी जो आंदोलन करते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और भारत को आज़ादी के लिए ये सारे काम कर रहे होते हैं, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो नमक को लेकर के क्या बात है, शायद धनी को पता नहीं होगी, इसलिए वो बोला कि ये समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। यहाँ पर कर दे के लिखा हुआ, कर का मतलब होता है टैक्स, यानी जो नमक है उसके ऊपर हमारे को इंडियंस को टैक्स चुकाना होता है। और उस पर टैक्स इसलिए चुकाना होता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उस पर पूरा एकाधिकार है। केवल ब्रिटिश सरकार ही, जो अंग्रेज थे वो ही नमक बना सकते थे, हम इंडियंस को ये छूट नहीं थी। अच्छा, धनी हैरान रह गया कि अच्छा हमारे को नमक पर टैक्स देना पड़ता है। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है। आप सब जानते हैं नमक की ज़रूरत किसको नहीं होती, हम हर आदमी। और हर एक प्रकार की सब्जी में चटपटी जो भी चीज़ बनती है उसमें नमक का प्रयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं। तो जब नमक हमारे को खरीदना होगा, तो जब भी आप मान लीजिए कि अभी 15 रुपए की आप नमक की थैली लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसका 10% भी है, तो इसका मतलब 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, उसमें क्या दे रहे हैं हम, टैक्स। तो वैसे अंग्रेजों के टाइम में भी हम जब नमक खरीदते थे तो उस पर भारी टैक्स लगता था। तो धनी ने ये बात समझ ली कि हम सब के सब लोग क्या करते हैं, इसमें टैक्स देते हैं, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। धनी को पता चला कि हम टैक्स देते हैं, तो उसने कहा कि ये तो फिर अन्याय हुआ। हाँ, ये अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। बिंदा ने आगे समझाया कि बेटे इतना ही नहीं, टैक्स वाली बात नहीं है, इसके अलावा हम इंडियन से वो नमक बना ही नहीं सकते। मनाही का मतलब नो, नहीं, छूट नहीं है, मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा। महात्मा जी ने पहले सरकार को कहा कि आप टैक्स हटा लो इसके ऊपर से। उन्होंने ये बात ठुकरा दी, लेकिन सरकार नहीं मानी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। खुद गांधी जी वहाँ चल कर के जाएंगे दांडी में, दांडी नामक जगह पर खुद नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि 1 महीने तक पैदल चलना कितना मुश्किल है। गांधी जी तो थक जाएंगे, वह दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब गांधी जी के लिए उसके दिमाग में एक सवाल भी उठा धनी के कि क्यों ना, जब दांडी जाना है और नमक बनाना है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है, ट्रेन या बस में बैठ करके जाओ और फटाफट पहुंचो, नमक बनाओ, वापस आ जाओ। बिंदा चाचा को ये सवाल उसने डाक दिया, सवाल पूछ लिया कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी। अब बिंदा चाचा ने क्लियर करके बताया कि गांधी जी पैदल ही क्यों जा रहे हैं। उसने बताया क्योंकि इस लंबी यात्रा में दांडी तक जब वो जाएंगे तो सब लोगों में जागृति आएगी। ऐसे ही बस में बैठ करके चले जाएंगे, नमक बना के वापस आ जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो जब वो पैदल जाएंगे, गाँवों शहरों से निकलेंगे, तो लोगों में भी जागृति आएगी और अंग्रेज सरकार तक इसकी खबर भी पहुंचेगी। अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। क्या नमक पर कर लगाने वाली बात बड़े शर्म की बात होगी। इस शर्मिंदगी करवाने के लिए गांधी जी पैदल जा रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। धनी ने यह कहा कि गांधी जी बहुत ही सोच समझ कर काम करते हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। बिंदा ने कहा कि तुम्हारे को पता नहीं है क्या, गांधी जी तो समझदार, तो अक्लमंद तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पहले उसकी बातचीत होती है, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। माँ ने उसको ज़्यादा कोई जवाब दिया नहीं। फिर बिंदा चाचा के पास जाता है जो आलू खोद रहे होते हैं। तो उन्होंने उसको आज़ादी की इस लड़ाई के बारे में, स्वतंत्रता के लिए जो अलग अलग स्टेप उठाए जा रहे थे उनके बारे में, और जो गांधी जी नमक के लिए दांडी यात्रा कर रहे थे उसके बारे में समझाया। अब बिंदा अपने पापा के पास गया है, दोपहर को गया था वो, और उस समय उसके पापा क्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठ करके चरखे पर सूत काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। धनी ने जाकर के डायरेक्ट ही पूछा कि आप और मम्मी क्या गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सवाल पूछा। तो उसके पापा ने रिप्लाई दिया, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। पापा ने भी डायरेक्ट जवाब दे दिया कि केवल मैं जाऊँगा गांधी जी के साथ,
और आपकी अम्मा और आप दोनों यहीं पर रहना, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। किसने पूछा? धनी ने पापा को कहा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो पापा ने बताया, किसके पापा ने? धनी के पापा ने बताया कि तुम बेटे छोटे हो अभी, इतना लंबा चल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल काम होगा। यहाँ से केवल कौन कौन लोग जा रहे हैं? जो जवान लोग हैं वही जा रहे हैं, जो उम्र में ज़्यादा है या बच्चे हैं उनको नहीं ले जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। उसने कहा कि आप मेरे को छोटा मत मानो, आप नौजवानों जितना मैं भी चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वह लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब धनी के पिता ने बताया कि बेटा इसमें अपनी मर्जी नहीं चलेगी। चरखा रोका और बताया धीरज से, धीरज का मतलब धैर्य के साथ, आराम से, तसल्ली से बताया कि सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनका सिलेक्शन किसने किया है? गांधी जी ने किया है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। किसने कहा? धनी ने कहा कि पापा कोई बात नहीं, मैं गांधी जी से बात कर लूँगा, अगर वो मेरे को मना करेंगे या हाँ करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा, जो वो कहेंगे वैसा मैं कर लूँगा। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। धनी ने ये बात खड़े होते हुए कहीं वहाँ से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, व्यस्त का मतलब बिजी, गांधी जी बिजी रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। धनी को पता था कि उनसे हम हर समय तो बात कर नहीं सकते, लेकिन उसको ये पता था कि किस समय वो फ्री होते हैं और कब उनको अपनी बात सुनाई जा सकती है। तो वो समय उसने पता कर लिया कि रोज सुबह है वह आश्रम में अकेले ही घूमते हैं पैदल, उस समय ये बात बताई जा सकती है। चलिए, इस मौके की तलाश में, अभी तो दोपहर का टाइम था, अब अगले दिन सुबह तक का इंतजार करना था। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वह गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, धनी का तो रोजाना का ही काम था, अपनी बकरी को चराने के लिए वो सुबह सुबह निकल जाता था। आज भी वो निकला और गांधी जी को ढूंढने लगा। पहले गांधी जी गौशाला में, गौशाला का मतलब जहाँ गायें रहती है, उस जगह पर गए, वो गायों को देख रहे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद वो सब्जी के बगीचे की तरफ आए, वहाँ पर गांधी जी ने मटर और बंद गोभी को देखा। और फिर बिंदा चाचा, जिससे कि पहले धनी ने बात करी थी, उससे वो बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। धनी जो लड़का था वो, और बिन्नी बकरी, ये दोनों लगातार गांधी जी के पीछे चल रहे थे, क्योंकि धनी मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं गांधी जी से बात करूं। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। ये सारा बगीचा और गौशाला ये देखने के बाद गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर जा रहे थे। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। गांधी जी ने अपने बरामदे में जाकर के धनी को बुलाया। शायद वो काफी देर से पीछे चल रहा था, तो इसलिए उसने बुला लिया, गांधी जी ने बुला लिया होगा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। धनी और बिन्नी दोनों साथ में रहते थे, तो जैसे ही धनी गया, पीछे पीछे बिन्नी भी आ गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? बापूजी ने पूछा। तो धनी ने कहा, धनी बापू, मेरा नाम क्या है? धनी है। और ये तुम्हारी बकरी है, ये जो तुम्हारे साथ में, क्या तुम्हारी बकरी है ये? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। गांधी जी बताया आपको, बकरी का दूध पिया करते थे। आजकल हम भैंसों का, गायों का और जो डिब्बे में बंद आता है वो दूध पीते हैं, लेकिन गांधी जी का मानना था कि जो बकरी होती है उसका दूध बड़ा पौष्टिक होता है। बकरी हर प्रकार की चीज़ को खाती है, इसलिए उसका दूध स्वस्थ होता है। तो गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पीते थे। और बकरी कौन सी थी? बिन्नी थी। तो धनी ने गांधी जी को समझाया कि हाँ, ये बकरी है, मेरी दोस्त है ये, और इसी का दूध आप सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। और उसने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए, यानी गर्व के साथ कहा कि इसकी देखभाल कौन करता है? मैं करता हूँ। तो गांधी जी ने आगे कहा, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्योंकि गांधी जी ने देख लिया था कि ये बच्चा काफ़ी देर से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, ये कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। इसलिए गांधी जी ने उसको बुलाया और कहा कि आप और बिन्नी मेरे साथ क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, थोड़ा घबराते हुए बोला कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? दांडी यात्रा पर जाने के लिए गांधी जी से पूछा। हिम्मत करके उसने ये पूछ लिया। गांधी जी मुस्कुराए, स्माइलिंग करी। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। गांधी जी ने कहा कि वो तो दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी ने समझाया कि बेटे तुम बच्चे हो और बच्चे वहाँ तक नहीं चल पाएंगे।
पर आप तो नौजवान नहीं है। गांधी जी को वापस धनी ऐसे बोल पड़ा कि बोले कि नौजवान जा रहे हैं तो आप क्या, आप तो नौजवान हो नहीं, आप नहीं थक जाएंगे कहीं। गांधी जी को फंसाने जैसा काम हो गया। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं चलने में अच्छा हूँ, यानी वॉकिंग जो करते हैं उसमें मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ वॉक करने में, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। धनी बोला कि मैं भी तो अच्छे से चल सकता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। गांधी जी ने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है तुम भी चल लोगे, अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है बेटे, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा। इस समस्या का समाधान बताओ। तुम तो मेरे साथ चलोगे, लेकिन इस बकरी की देखभाल कौन करेगा। इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, और तुम इतना चलेंगे तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। गांधी जी ने समझाया कि मैं दांडी यात्रा करूँगा, कई किलोमीटर जा कर के आऊँगा, तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, थक जाऊँगा, मेरे में ताकत नहीं रहेगी, तो वापस आकर मैं दूध पीऊँगा। और जब बकरी यहाँ नहीं रहेगी, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, तो फिर मैं किसका दूध पीऊँगा। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। बिन्नी के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए धनी बोला कि हाँ ये बात तो आपने ठीक बताई, क्योंकि धनी मेरे खिलाने से ही खाती है, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे क्या क्या पसंद है, क्योंकि इसकी देखभाल मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरे को पता है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी ने धनी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा इसी में है कि तुम यहाँ पर आश्रम में रहकर के बिन्नी की देखभाल करो, और जब मैं वापस आऊँ तो इस बिन्नी का दूध पी करके मजबूत हो जाऊँ, यही तुम्हारी यात्रा रहेगी। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। सुभाष सेन गुप्ता। अनुवाद किया मनीषा चौधरी ने। और क्या बताया लास्ट में, धनी ने बताया कि ठीक है, जैसे कि आपने बताया मैं उस बात को मान लेता हूँ। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके लिए बकरी को एकदम स्वस्थ रखूँगा, और उसका दूध पी करके आप तंदुरुस्त हो जाना। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में क्या क्या बातें पता चली होगी। उनमें से कुछ 3 बातें लिखो, इतना जो नीचे यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए उसमें लिखना है हमारे को कि गांधी जी के बारे में और क्या क्या बातें पता चली। जैसे कि एक बात मैं आपको उदाहरण के लिए बता सकता हूँ कि गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, ये हमारे को पता चला। और भी आप कई चीज़ें इसमें से पता कर सकते हैं। अगला है चूल्हा। आप सब लोग जानते होंगे हमारे गाँवों में, घरों में अभी भी चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है। उस चूल्हे में कोई गैस का ऐसा कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि जो कंडे होते हैं, लकड़ी होती है, उसको जलाया जाता है, जिससे धुआं भी उठता है। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने, उनके नाम पता करो। ये पहले वाला स्टोव है, जो इसमें केरोसिन वगैरह डाला जाता है। ये दूसरा वाला चूल्हा है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें लकड़ी जलाई जाती है। ये तीसरा वाला जो है ये गैस सिलेंडर और चूल्हा है। और ये सिगड़ी है जिसमें कोयले से खाना बनाया जाता है। इनमें कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है ये भी मैंने बता दिया। इसमें केरोसिन होता है पहले नंबर वाले में, इसमें लकड़ी और कंडे होते हैं। तीसरे वाले में एलपीजी होती है, एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और चौथे वाले में कोयले का इस्तेमाल होता है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। हम आजकल सभी लोग बीच में जो गैस है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। ये स्वतंत्रता सत्याग्रह, खादी, चरखा, ये क्या है आप पता कर सकते हैं। लाइब्रेरी से देख सकते हैं, अपनी जो डिक्शनरी है उसमें से पता कर सकते हैं। और उसके आगे क्या हुआ गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में आप खुद ऐसे लिख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। कहानी से कुछ क्वेश्चन है। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा, क्योंकि गांधी जी उस समय अकेले घूमते थे और उनकी बात तसल्ली से सुन सकते थे। बाकी सारे समय गांधी जी व्यस्त रहते थे। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, आपने उसमें पढ़ा होगा। उसको वो खिलाता रहता था, उसके साथ खेलता रहता था। और बिन्नी क्या खाती है, उसको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ किस समय खिलानी है, ये सारी चीज़ों का पता धनी को ही था। धनी को ये कैसे मालूम महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। वो सब लोगों को बात करते हुए देखा होगा, चुपके से देखा होगा, या उसने देखा कि सब लोग मिल करके गुप्त तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको लगा कि वो सब कोई योजना बना रहे हैं। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, ये और क्यों, ये आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके मन में क्या आएगा। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया। उन्होंने कहा कि बकरी की देखभाल कौन करेगा। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो। जी बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि वास्तव में बिन्नी जो थी वो धनी की ही देखभाल में रहती थी।
और अगर वो धनी उनके साथ चला जाता तो बकरी की देखभाल करना मुश्किल हो जाता और बकरी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती थी। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पीओगे? इन चीज़ों में से देख करके आपको बताना है। इनमें से कौन सी चटपटी है, कौन सी गर्म है, हमारे को इसके सामने विशेषण शब्द लगाना है। ये चंद्र बिंदु और ये दो बिंदु वाले हैं, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर पॉइंट ये लगता है, नाक से आवाज़ आती है। किसकी जिम्मेदारी है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, माता पिता की, बिंदा की क्या क्या जिम्मेदारी थी, आपने लेसन में पढ़ा होगा। ये यहाँ पर बापूजी के बारे में बताया गया है। ये पोरबंदर है, ये गांधी जी का जन्म हुआ था, वो घर है पहले नंबर पर जो है। ये दूसरे नंबर पर जो है उसमें आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय है राजकोट का, जहाँ पर गांधी जी ने पढ़ाई करी थी। ये 7 साल की उम्र में गांधी जी का फोटो है। इसके बाद ये नीचे वाला जो है, इसमें महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं यहाँ पर ये वाले। और ये लास्ट वाले में गांधी जी और कस्तूरबा जी साथ में है। कस्तूरबा गांधी जी का पत्नी का नाम था। महात्मा गांधी यहाँ पर ये सिलाई का काम नहीं, कुछ देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से कुछ देख रहे हैं। महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं। गांधी जी यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर लेटर्स को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा रहे हैं। पर यहाँ पर ये पूरा हमारा पाठ खत्म हो जाता है, गांधी जी के बारे में जो पाठ था वो।